आज हम लोग डी एंड ए आर अर्थात डिसिप्लिन एंड अपील रूल के बारे में हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, जो 1 से 50 तक फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन करा दिया गया है। यह जो है डी एंड ए आर का पार्ट 2 है। चलिए हम देर न करते हुए क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। देखिए, आप लोग अगर वीडियो मेरा पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालता हूँ LDCJWM के लिए अच्छे से अच्छे तैयारी के लिए पूरा डिटेल में मैं वीडियो डालता हूँ, उसको आप लोग देखिए। चलिए हमने क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 में क्या कह रहा है कि 12 वर्ष की सेवा के पश्चात अनिवार्य जबरन सेवानिवृत्त किए गए कर्मचारी को पेंशन दे है या नहीं। कह रहा है कि पेंशन दे है कि नहीं है। जब वो आप सेवा जो है 12 वर्ष तक ले मतलब कर लिए हैं, उसके बाद में आपको मतलब कि पेंशन आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपको पेंशन दे है, यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है आंसर कि हाँ दे है, बशर्ते 10 वर्ष की अर्हत सेवा हो। कहने का मतलब यह है कि नियम है कि 10 वर्ष की अगर आपका सर्विस हो गया है तो आपको पेंशन मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो कह रहा है 12 वर्ष, तो 12 वर्ष का तो 2 वर्ष ज्यादा ही हो गया, इसलिए आपको जो है मतलब कि पेंशन मिलना चाहिए। 10 वर्ष अर्ह का अर्थ ये हो गया कि आपका रेगुलर जो है आपको 10 वर्ष होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 52 में क्या कर रहा है, ग्रुप डी के कर्मचारी जिन्हें रिमूवल फॉर सर्विस मतलब रिमूवल का दंड सहायक अभियंता किसके द्वारा, सहायक अभियंता के द्वारा दिया गया हो, अपनी रिवीजन किसे प्रस्तुत करेगा। मतलब कि अगर सहायक अभियंता के द्वारा जो आपको उसको चार्जशीट मिला हुआ है तो किसके पास अपना रिवीजन प्रस्तुत करेगा, तो किसके पास, वरिष्ठ मंडल अभियंता। जो वरिष्ठ मंडल अभियंता होंगे उनके पास जाकर जो है वो अपना मतलब कि रिक्वेस्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुशासन नहीं अनुच्छेद के अनुसार नियुक्ति प्राधिकारी ही किसी को पद से हटा सकता है। मतलब किस अनुच्छेद के अनुसार नियुक्ति प्राधिकारी किसी को मतलब कि पद से हटा सकता है, तो अनुच्छेद 311 के 1। देखिए यह क्वेश्चन जो है, जो भाई रेल कर्मचारी हैं जो LDC-JEE का तैयारी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, सभी के लिए यह जानना जरूरी है कि डी एंड ए आर रूल क्या होता है। इसलिए यह सभी के लिए वीडियो है, इसलिए आप लोग प्रत्येक आदमी को यह शेयर कर दें यह वीडियो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या कर रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के बारे में उल्लेख किया गया है। ठीक है, नैसर्गिक न्याय के बारे में उल्लेख किया गया है, तो अनुच्छेद 311 के 2। 311 के 2 जो है यहाँ पर देख रहे हैं, 311 के 2 में संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के बारे में उल्लेख किया गया है, तो 311 के 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 में क्या करेंगे, अपील प्राधिकारी का पद रिक्त हो, मतलब जिससे आप अपील कर रहे हैं उनका पद रिक्त हो, वो नहीं है मतलब कि एब्सेंट है, तो किसे अपील की जाएगी, आप उसके बाद आप किससे अपील कीजिएगा, तो अपील प्राधिकारी से उच्च प्राधिकारी को। जो अपीलीय प्राधिकारी जो भी वहां पर मौजूद थे, जब वो नहीं है तो उनसे जो उच्च अधिकारी हैं उनके पास हम अपील का जो भी मतलब कागजात है उनके सामने प्रस्तुत करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुशासन एवं अपील नियम के तहत राष्ट्रपति को अपील किस नियम के अंतर्गत की जा सकती है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह, ठीक है ना। राष्ट्रपति को किस नियम के अनुसार हम अपील कर सकते हैं, तो अब नियम जो है 31 में, देखिए टोटल नियम 31 है, ठीक है ना। नियम अलग है और SF अलग है, ठीक है ना, ये आप ध्यान में रखिएगा। नियम की संख्या टोटल जो है मतलब 31 है, और SF जो है स्टैंडर्ड फॉर्म टोटल 11 है। कुछ 11 में AB है, AB भी है, लेकिन ऐसे 11 ही कहा जाता है। कुछ 10 के AB है और 11 में भी AB है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन कर दे कि कितने SF मतलब प्रयोग किए जा रहे हैं, तो टोटल 11 और नियम 31 है, याद रखिएगा, ठीक है। तो राष्ट्रपति के पास अगर हम रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो नियम 31 के अनुसार हम उसको रिक्वेस्ट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 57 में क्या कह रहा है। 57 में देखिए कि ARE, पेंसिल थोड़ा ले लें, ARE की नियुक्ति कितने दिन के अंदर होना चाहिए। ARE की नियुक्ति कितने दिन अंदर, तो कह रहा है कि जांच अधिकारी की नियुक्ति से 20 दिन के अंदर होना चाहिए, याद रखिएगा 20 दिन के अंदर ARE की नियुक्ति होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 में क्या करें कि छोटी शास्ति अधिरोपित करने हेतु कौन सा मानक फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। छोटी शास्ति यानी माइनर पेनल्टी, तो उसके लिए SF 11 का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। वहीं मेजर पेनल्टी रहता तो SF 5 का प्रयोग किया जाता, SF 5 का प्रयोग किया जाता। माइनर पेनल्टी के लिए SF 11 का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुशासन एवं अपील नियम 1964 के तहत अपील किस नियम के अंतर्गत होती है। अगर अनुशासन अपील नियम के मतलब 1964 के अनुसार कोई भी आपको अगर दंड मिल गया है तो किस नियम के तहत आप अपील कीजिएगा, मतलब रिक्वेस्ट किस नियम के तहत कीजिएगा, तो नियम 18 के तहत आप कीजिएगा। नियम 18 नियम है, ध्यान में रखिएगा, SF नहीं है, नियम 18 के तहत आप अपील कीजिएगा। 59 में क्या कह रहा है कि अनिवार्य सेवानिवृत्त की शास्ति अधिरोपित होने पर कर्मचारी को कितने माह रेल आवास रोकने की अनुमति दी जा सकती है। तो कह रहा है कि 4 महीना, अर्थात
रेल आवास रोकने की अनुमति जो है 4 महीना मतलब दी जा सकती है। अगर कोई भी अगर शास्ति मिलता है, अनिवार्य से अनभिप्रेत की शास्ति, देखिए अनिवार्य से अनभिप्रेत मतलब जबरन, अनिवार्य का मतलब हो गया जबरन, जबरदस्ती आपको हटाया जा रहा है, तो उस वक्त जो है 4 महीने के लिए आप अगर रेल क्वार्टर अगर आपके नाम पर अलर्ट है तो आपको जो है मतलब 4 महीना के लिए रेल आवास से आपको निकाल दिया जाएगा, अर्थात क्या कर रोकने की अनुमति है, मतलब आपको रोक दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुशासन अपील नियम में एक से अधिक कर्मचारी पर संयुक्त कार्यवाही किस नियम के अंतर्गत की जाती है? संयुक्त कार्यवाही किस नियम के अंतर्गत की जाती है? नियम 13, याद रखिएगा नियम 13 है, एसएफ नहीं है। अगर एसएफ पूछता है कि संयुक्त कार्यवाही जो है किस मतलब एसएफ जो है के अंतर्गत मतलब किया जाता है, तो एसएफ 10 के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, एसएफ 10 के अंतर्गत जो है संयुक्त कार्यवाही का आदेश जो है एसएफ 10 के अंतर्गत दिया जाता है, याद रखिएगा। अगर नियम अगर कहता है तो नियम 13 के अंतर्गत किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 में क्या कह रहा है कि सीनियर स्केल अधिकारी किस ग्रेड पे तक के कर्मचारी को और कौन से शास्ति आरोपित कर सकता है? अगर सीनियर स्केल के अधिकारी हैं तो कितना ग्रेड पे तक ले, तो कह रहा है कि लेवल 5 तक के और शास्ति क्रमांक 1 से 6 तक। मैं कहती है शक्ति क्रमांक, शक्ति क्रमांक मतलब एसएफ जो है मतलब 1 से 6 तक और लेवल 5, ठीक है। लेवल 5 जो है ग्रेड 1 तक, ग्रेड 1 का जो है लेवल 5 होता है। लेवल 6 जो है एमसीएम एंड जेई का हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर लेवल 5 ही कह रहा है, अर्थात ग्रेड 1 तक के कर्मचारी को शास्ति क्रमांक मतलब की शक्ति जो भी है, शास्ति माने एसएफ 1 से लेकर 6 तक के कोई भी शास्ति मतलब स्टैंडर्ड फर्म मतलब दंड जो है दे सकता है। कौन? सीनियर स्केल का अधिकारी जो है लेवल 5 तक, यानी ग्रेड 1 से लेकर के नीचे जितने भी मतलब की लेवल 1 से 5 तक के शास्ति मतलब जो है लेवल 1 से 5 तक के कर्मचारी को शास्त्री जो है मतलब स्टैंडर्ड फर्म 1 से 6 तक दे सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, 62 में क्या कह रहा है कि सेवा से बर्खास्त और नौकरी से हटाए जाने के दंड में क्या अंतर है? देखिए बर्खास्त और देखिए सेवा से बर्खास्त और नौकरी से हटाए, बर्खास्त मतलब रिमूवल फॉर सर्विस और नौकरी से हटाए मतलब डिसमिस कर देने पर जाने पर दंड में क्या अंतर है? तो सेवा से बर्खास्त दंड में कर्मचारी कहीं भी सरकारी नौकरी के योग्य नहीं है और नौकरी से हटाए जाने पर मतलब कि नौकरी के दंड है, मतलब दंड के क्या कह रहे हैं, दंड में योग्य है। देखिए यहाँ पर है कि बर्खास्त अगर हो रहे हैं तो नौकरी जो है सरकारी नौकरी के योग्य नहीं है और सरकारी नौकरी से हटाए जाने के दंड में योग्य है, ठीक है ना। ये आप लोग ऊपर भी मिला था यह क्वेश्चन पार्ट 1 में जो दिया गया है, बहुत डिटेल में बताया गया है, उसको भी आप लोग जाकर देख सकते हैं वीडियो में जाकर मेरे चैनल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 में क्या करेंगे, सहायक अधिकारी किस ग्रेड पे तक के कर्मचारियों को और कौन सी शास्ति आरोपित कर सकता है? सहायक अधिकारी कर रहा है, ठीक है। सहायक अधिकारी है तो कितना ग्रेड पर तक ले, मतलब कितने ग्रेड पे? तो लेवल जो है 4 अर्थात टेक 2 तक, ठीक है, टेक 2 तक के और शास्त्री 1 से 5 तक जो है मतलब एसएफ जो है 1 से 5 तक के कोई भी दंड मतलब दे सकता है। कौन दे सकता है? सहायक अधिकारी, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन आ जाए सहायक अधिकारी किसे मतलब कितने मतलब लेवल तक ले, तो वो जो है लेवल 4 तक ले मतलब टेक 2 तक के कर्मचारी को दंड दे सकता है। और कौन कौन से दंड दे सकता है? तो 1 से लेकर के 5 तक के दंड को दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 में कहा है कुल शास्ति कितनी है? तो छोटी 6 है और बड़ी 5 है, कुल मिलाकर के 11 शास्ति है। यहाँ पर दिया हुआ है कि टोटल 11 शास्तियां है, 11 मतलब की दंड है, एसएफ है। याद रखिएगा सब जो है मतलब समझने वाला मतलब क्वेश्चन है, रटने वाला है। अगर नहीं समझ में आए तो किसी तरह रट मार कर किसी भी तरह आप याद कर लीजिए, जो भी मतलब जैसे भी आपको दिमाग में आता है, क्योंकि आपको हर हाल में एलडीसी एडब्ल्यूएम का मतलब एग्जाम निकालना है, ठीक है। इच्छा जो है बुलंद होना चाहिए, ठीक है ना। कहावत है कि खुद को कर इतना बुलंद कि खुदा खुद तुझसे पूछे कि बता बंदे तेरी इरादा क्या है। मतलब अपने आप को इतना बुलंद कर लें कि खुदा खुद तुझसे पूछे, मतलब खुदा भगवान जो है खुद तुमसे पूछे कि बता बंदे तेरी इरादा क्या है, तुम क्या बनना चाहते हो, जो कहोगे वही बनेंगे। तो कहने का तात्पर्य है अपने आप को पूरा बुलंद करें इच्छा को, तभी जाकर के मतलब कि आप सफल हो पाइएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करें 65 में D&AR किस नियम के तहत रिव्यू का प्रावधान है? देखिए नियम की बात कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए ये रिपीट होता है, मैं क्वेश्चन जब सेट बनवाता हूँ तो उसमें देखता हूँ, ठीक है ना। तो रिव्यू का किस मतलब नियम की बात कर रहा है, किस नियम में है? तो 25 के ए में है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए भाई इसको जरूर नोट कर लीजिएगा अगर हो सके तो। 65 में D&AR के किस नियम के तहत रिवीजन का प्रावधान है? देखिए यहाँ पर क्या था, रिव्यू और यहाँ क्या है, रिवीजन। देखिए इसमें कंफ्यूज कर जाइएगा, इसलिए इसको दोनों को जरूर नोट कर लीजिएगा। अगर रिव्यू देता है तो 25 के ए और रिवीजन देता है तो केवल 25 हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखिएगा यह नियम है, नियम का एक मैं अलग वीडियो में जस्ट ही बनाऊंगा। अभी तो मैं संडे का जो टेस्ट हुआ है उसका मैं वीडियो इसके जस्ट बाद में बनाऊंगा, लेकिन उसके बाद मैं नियम वाला एक वीडियो में बनाऊंगा, रेलवे एक्ट 1948 वाला। और जिन भाई जो पीडीएफ लिए हैं उनको पीडीएफ भी, जो भी पीडीएफ तैयार होगा, टाइपिंग चल रहा है, उन लोगों को पीडीएफ भेज दिया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन
65 में क्या कर रहा है कि बी एंड ए आर किस नियम के तहत शास्त्री का प्रावधान है। देखिए किस नियम के तहत मतलब शास्त्री मतलब दंड, दंड मतलब ऐसे का प्रावधान किस नियम के तहत है, तो नियम 6 के तहत है। ठीक है ना, बार बार मैं कह रहा हूं कि नियम अलग है और ऐसे अलग है। ठीक है, इसलिए ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 66 में कह रहा है कि बड़ी शास्त्री आरोपित करने की प्रक्रिया जो है किस नियम में दिया गया है। बड़ी शास्त्री, तो बड़ी शास्त्री के लिए नियम 9 है और बड़ी शास्त्री के लिए अगर एसएफ की अगर बात करें तो एसएफ 5 में जो है बड़ी शास्त्री का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, बड़ी शास्त्री जो है स्टैंडर्ड फॉर्म 5 में दिया जाता है और किस नियम के तहत दिया जाता है, तो नियम 18 के तहत, 18 का 9 के तहत दिया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 में कह रहा है कि अनुशासन अपील नियम 1968 किस पर लागू नहीं होता है। देखिए भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें तो आप एक ही क्वेश्चन देख रहे हैं कि अनुशासन अपील नियम के 1968 में किस पर लागू नहीं होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि रेलवे सुरक्षा बल मतलब आरपीएफ, आकस्मिक श्रमिक मतलब कैजुअल लेबर, अखिल भारतीय सेवा के सदस्य, राष्ट्रपति ने जिन्हें छूट प्रदान कर रखी है। तो क्या होता है कि इसमें से कोई एक ही ऑप्शन देता है। ठीक है ना, तो एक ही ऑप्शन दे देगा और 3 ऑप्शन दूसरा दे देगा और बोल देगा कि किस पर नहीं होता है लागू। ठीक है ना, इसलिए चारों ऑप्शन आप याद कर लीजिएगा ताकि चारों में से कोई भी अगर ऑप्शन एक मिल जाए तो उस पर जो है डी एंड ए आर जो है डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1968 लागू नहीं होता है। ठीक है, चारों ऑप्शन याद कर लीजिएगा और चारों देता है तो ऑल टू ऑल हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 68 में क्या कह रहा है कि संयुक्त कार्यवाही में अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए कौन सा मानक फर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, किस मानक फर्म का प्रयोग किया जाता है, तो एसएफ 10 का। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि अगर नियम की अगर बात करता है कि अनुशासन अपील नियम में एक से अधिक कर्मचारियों मतलब कि संयुक्त कार्यवाही करने के लिए किस नियम के अंतर्गत किया जाता है, तो नियम जो है नियम 13 के अंतर्गत जो है संयुक्त कार्यवाही का मतलब आदेश जो है दिया जाता है, नियम 13। और एसएफ की बात करें तो एसएफ 10। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारी को आरोपित पत्र के लिए कौन सा मानक फर्म का। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेवानिवृत्त वाला क्वेश्चन जो है ज्यादा पूछता है क्योंकि इस तरह का एसएफ तो सभी को मालूम होता है, लेकिन सेवानिवृत्त जो कर्मचारी रिटायर कर गए हैं उनके बारे में जल्दी लोगों को जानकारी नहीं होता है। ठीक है, उन्हीं को जानकारी होता है जो रेल से रिटायर कर गए होंगे। ठीक है, इसलिए यह क्वेश्चन जो है ज्यादा करके पूछता है और यह क्वेश्चन लोग ज्यादा कंफ्यूज कर जाते हैं। इसलिए याद रखिएगा कि जो आदमी मतलब कर्मचारी रिटायर कर गए हैं उनको जो है आरोपित पत्र के लिए कौन सा मानक फर्म का प्रयोग किया जाता है। मानक फर्म का मतलब एसएफ स्टैंडर्ड फर्म एसएफ 14 का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन राष्ट्रपति के आदेश के विरुद्ध अपील किससे किया जा सकता है। आंसर में है कि कोई अपील नहीं होती। अर्थात राष्ट्रपति जो है कानून की दृष्टि में सबसे बड़े पदाधिकारी हैं, उनसे कोई बड़े अधिकारी नहीं है। इसलिए आप उनका जो आदेश होगा चाहे जो भी मतलब कि उनका आपके लिए आदेश है उसके विरुद्ध आप किसी से भी अपील नहीं कर सकते हैं। आप जानते हैं कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जो भी व्यक्ति को अगर सजा मिल जाता है तो लास्ट अपील जो है जिस किसी को अगर फांसी की ही सजा मिल जाती है तो वो जो है लास्ट अपील राष्ट्रपति को करता है। अगर राष्ट्रपति माफ कर देते हैं तो माफ हो जाता है, लेकिन राष्ट्रपति से कोई ऊपर पदाधिकारी नहीं है, इसलिए उनका आदेश के विरुद्ध किसी से भी आप अपील नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सील्ड कवर प्रोसीजर किन मामलों में अपनाई जाती है। तो कह रहा है कि जब कर्मचारी के विरुद्ध डी एंड ए आर की जांच प्रक्रिया चल रही हो या लंबित हो। मतलब कि अगर लंबित का मतलब हुआ है कि उस पर कार्य कर रहे हो मतलब देरी है, विलंब है, पेंडिंग में है, उस वक्त जो है सील्ड कवर पोजीशन जो है नहीं अपनाई जा सकती है। जब कर्मचारी के विरुद्ध डी एंड ए आर की जांच अगर चल रही हो या पेंडिंग में हो उस स्थिति में सील्ड कवर पोजीशन का मामला जो है नहीं अपनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक पीडीएफ जो है जो भाई को पीडीएफ मिला है, एक पीडीएफ जो है उनको दे दिया गया है। अजीम भाई को कुछ पीडीएफ जो है इंग्लिश में गया है तो वो घबराए नहीं, उनको जो है गूगल ट्रांसलेट ऐप लोड कर लें और उस पर ट्रांसलेट करके हिंदी में बना करके याद करें, क्योंकि बाद में जो है आप लोग को तो जब जेई आप लोग बन जाइएगा तो सारा के सारा मतलब जो भी आप लोग के सामने कागजात जो आएंगे वो इंग्लिश में ही होगा। ठीक है, इसलिए आप लोग को इंग्लिश भी जानना जरूरी है। तो पहले हिंदी वाला पीडीएफ जितना आप लोग को मिला है उसमें 80% पीडीएफ जो आप लोग को दिया गया है, 70-80 लगभग पीडीएफ आप लोग के पास गया है, तो उसमें से ज्यादातर जो है हिंदी में ही है। और हिंदी वाला पहले पढ़िए, उसको नोट्स बनाइए, सेट बनवाते हैं उसको नोट बनाइए, पढ़िए, और उसके बाद जब इंग्लिश पढ़िएगा तो आपको खूब समझ में आएगा। क्योंकि इंग्लिश वर्ड को ही हिंदी में जैसे कि इक्विलाइजिंग स्टेरर जिसको कारखाना भाषा में जो है हेलैंग हम लोग बोलते हैं, तो कहने का अर्थ है कि जब इक्विलाइजिंग स्टेयर है जो हिंदी में पढ़िएगा उसी को जब इंग्लिश वर्ड में रहेगा तो पढ़ने में सुविधा हो जाएगा। इसलिए पहले हिंदी वाला पढ़िए, उसके बाद जब इंग्लिश वाला पढ़िएगा तो वही क्वेश्चन उसमें मिलेगा, आपको पढ़ने में कोई कठिनाई नहीं होगा। ठीक है, ज्यादा अच्छी है तो आप गूगल ट्रांसलेट वाला लोड करके उस पर कॉपी करके डाल दीजिए, आपको जो है उसका हिंदी ट्रांसलेट हो जाएगा। कुछ मेहनत कीजिए, ठीक है, जब ट्रांसलेट कीजिएगा लिखिएगा तो आपको रिविजन भी होगा साथ ही साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन
क्या कह रहा है 72 में कि एक कर्मचारी को नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत की अनुपालन किए बिना नौकरी से बर्खास्त किस आधार पर या किस नियम के तहत किया जा सकता है, किस नियम या किस आधार पर। तो कह रहा है कि नियम 14 के 2 के तहत अगर जांच करना संभव नहीं हो। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन जो है मैंने कई सेटों में देखा है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर जांच करना क्वेश्चन आता है कि अगर जांच करना संभव नहीं है तो किस नियम का प्रयोग किया जाता है, इसी में से क्वेश्चन बना देता है। तो नियम 14 के 2 का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति जिन्हें न्यायालय द्वारा जेल की सजा सुना दी गई है, जेल की सजा सुना दी गई हो, को किस नियम के तहत नौकरी से निकाला जा सकता है। देखिए 14 के 2, 14 के 1 और ऊपर आपने देखा 14, ठीक है ना। यह तीनों जो है कंफ्यूज करता है और बहुत ही ये दोनों से दोनों इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन है, इसलिए दोनों जो है आप याद कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर जो था नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत की अनुपालन किए बिना नौकरी से बर्खास्त अगर मतलब जांच संभव नहीं है तो 14 के 2, और एक व्यक्ति जिन्हें न्यायालय द्वारा जेल की सजा सुना दी गई हो तो उसको किस नियम के तहत मतलब नौकरी से निकाला जाएगा। D&AR नियम 14 के 1 के तहत। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको आप कॉपी में जरूर नोट कर ले मेरा अगर बात माने तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 में क्या कह रहा है कि SF 5 के द्वारा जब कर्मचारी को आरोपी पत्र दिया जाता है तो कर्मचारी को इस पर अपना प्रतिवेदन देने के लिए कितने दिन का समय दिया जाता है। ऊपर भी मैंने पढ़ा है, जो पार्ट 1 में जो वीडियो बनाए हैं उसमें भी मैंने बताया है कि इसके लिए जो है 10 दिन के लिए समय दिया जाता है, और वहीं SF अगर 11 रहता मतलब छोटी शास्त्री तो इसके लिए 45 दिन का समय जो है दिया जाता है। लेकिन वहीं अगर SF 11 है, बड़ी शास्त्री है, तो इसके लिए 10 दिन का मतलब समय आपको दिया जाता है अपील के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नियम के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती। किस के विरुद्ध मतलब किस के विरुद्ध। अभी हमने पढ़ा कि राष्ट्रपति के विरुद्ध जो है हम लोग अपील नहीं कर सकते क्योंकि राष्ट्रपति से ऊंचा कोई प्राधिकारी नहीं है। और नेक्स्ट में क्या करें कि जो आदेश अंतिम प्राकृतिक में हो, मतलब कि जो अंतिम आदेश होता है कोई भी बड़े से बड़े अधिकारी का जो अंतिम आदेश हो जाता है उसका भी हम लोग विरुद्ध जो है अपील नहीं कर सकते हैं। और क्या कह रहा है, जांच के दौरान नियमों के अंतर्गत कह रहा है जो आदेश अंतिम प्राकृतिक के हो जांच के दौरान नियमों के अंतर्गत। और क्या कह रहा है कि जांच अधिकारी आदेश के विरुद्ध, मतलब जो अधिकारी आपका जांच कर रहे हैं कि क्या क्या आपने गलती किया है तो उस जांच के विरुद्ध भी आप अपील नहीं कर सकते हैं। आप छूट देंगे कि हाँ सर आप जांच कीजिए, पूरा कुल जांच कीजिए कि हाँ हमने क्या गलती किया है, लेकिन आप बचाव के लिए बाद में आपको अपील करने का समय दिया जाएगा। जो यहाँ पर आपने पढ़ा कि अगर ऐसे 5 मिला है तो आपको 10 दिन के लिए समय दिया जाएगा अपील के लिए। जो आप कहना चाहते हैं आप लेटर पर लिखेंगे, आवेदन देंगे, और ऐसे 11 मिला है तो 45 दिन का आपको समय दिया जाएगा अपील के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर यहाँ तक आप वीडियो में बने हैं तो इसके लिए धन्यवाद, और लाइक शेयर जरूर कर दें। इतना मेहनत से हम आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूं, आप लोगों को लाइक शेयर ही तो करना है। यह जो है वीडियो ऐसा वीडियो है कि हर एक कर्मचारी को यह जानना जरूरी है, ठीक है, हर एक कर्मचारी को जानना जरूरी है, इसलिए आप लोग जो है इसको जरूर मतलब शेयर कर दें। चलिए 76 में क्या करें कि सिर्फ 11 के बचाव में कर्मचारी के जवाब से यदि अधिकारी संतुष्ट नहीं है तो इन पर NIP जारी करता है, उस पर कर्मचारी द्वारा अपील के लिए कितने दिन का समय दिया जाता है। जो अभी हमने बताया कि 45 दिन के लिए समय दिया जाता है SF 11 के लिए। और NIP का फुल फॉर्म आपका हो जाता है नोटिस फॉर इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी, ठीक है, नोटिस ऑफ इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी, नोटिस फॉर इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी, अर्थात यह कार्यवाही का अंतिम चरण होता है, ठीक है ना, कार्यवाही का अंतिम चरण होता है NIP। क्या करा कि NIP जारी होने की 45 दिन के अंदर कर्मचारी द्वारा अपील किया जाता है तो अपीलीय प्राधिकारी उसे क्या करता है। अगर 45 दिन के अंदर आप अपील कर रहे हैं NIP जारी होने की 45 दिन के अंदर, आप तो जो अपीलीय अधिकारी मतलब जिससे आप अपील किए हैं तो यह क्या कर सकता है। तो उत्तर में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि अपीलीय अधिकारी चाहे तो आपको सजा को खत्म कर दे, मतलब सजा को चाहे तो खत्म कर सकता है, या कम कर दे मतलब कम कर सकता है, या बढ़ा भी सकता है, या बरकरार रख सकता है। देखिए जो NIP जारी होने के 45 दिन के अंदर अगर आप अपील किए हैं, रिक्वेस्ट किए हैं कि मुझे सजा को माफ कर दिया जाए, जो भी अपील करना, जो भी आपका सफाई है प्रस्तुत जो किए हैं, तो अपीलीय प्राधिकारी जो है वो चाहेगा तो सजा को खत्म भी कर सकता है, कम भी कर सकता है, बढ़ा भी सकता है, चाहे जितना था उतना बरकरार भी रख सकता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। अब तो आप समझ गए होंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 में क्या है कि छोटी शास्त्री पर बड़ी शास्त्री की कार्यवाही करने के लिए किस मानक फर्म का प्रयोग किया जाता है। छोटी शास्त्री पर बड़ी शास्त्री, याद रखिएगा, कर रहा है छोटी शास्त्री पर बड़ी शास्त्री की कार्रवाई करने के लिए 11 का A का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। 11 का प्रयोग कहाँ किया जाता है, SF 11 का छोटी शास्त्री के लिए, छोटी शास्त्री के लिए। लेकिन कह रहा है कि छोटी शास्त्री पर बड़ी शास्त्री, मान लेते हैं कि आप कोई गलती किए हैं, प्रशासन को पता चला कि इनको छोटी शास्त्री दे दिया जाए, लेकिन जांच के बाद में पता चला कि नहीं आप तो बहुत बड़ी गलती किए हुए हैं, तो आपको बड़ी शास्त्री मतलब SF 5 दिया जाता है।
ठीक है। तो पर है कि बड़ी शास्त्री की कार्यवाही करने के लिए किस मानक धर्म का प्रयोग किया जाएगा, तो उस पर 11 का ए का प्रयोग किया जाएगा। और नेक्स्ट में क्या कर रहा है कि बड़ी शास्त्री में छोटी शास्त्री की कार्यवाही, देखिए जस्ट इसका उल्टा है, छोटी पर बड़ी है और यह बड़ी पर छोटी है, ठीक है ना। कार्यवाही के लिए किस मानक धर्म का प्रयोग किया जाएगा, तो 11 का सी का। छोटी पर अगर बड़ी है तो ऐसे 11 का ए, और छोटी से अब बड़ी से छोटी है यानी नीचे घटते क्रम में तो सी, याद रखिएगा घटते क्रम में सी, बढ़ते क्रम में ए। यानी अगर बढ़ रहा है मेरा शास्त्री मतलब ऐसे, ठीक है, दंड बढ़ रहा है तो ए का प्रयोग करेंगे और घट रहा है तो सी का। इस तरह ठेठ भाषा में याद रखिए। और क्या करेंगे, छोटी शास्त्री में जांच करने की कार्यवाही के लिए किस मानक धर्म का प्रयोग किया जाता है। छोटी शास्त्री में जांच करने के लिए देखिए एबीसी जो दिया हुआ है 11 के एबीसी, तो इसको ज्यादा इसमें कंफ्यूज करता है, इसलिए इसको आप लोग नोट कर लेंगे वीडियो को रोक रोक करके, ठीक है। अगर इस वीडियो का पीडीएफ अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो मैं वीडियो के अंत में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दूंगा, उस पर आप लोग मतलब कि मैसेज करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो का या कोई भी वीडियो का या एलडीसी JEE की तैयारी के लिए अच्छे से बेहतर से बेहतर तैयारी के लिए यहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर कहा है जांच की कार्यवाही के लिए मतलब मानक धर्म मतलब SF 11 का बी का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 81। चलिए सब अब SF वाला दिया है, कॉपी कलम लेकर के इसको सब SF लिख ले तो बहुत ही अच्छा रहेगा मेरे समझ से, ठीक है। मैं पढ़ रहा हूँ, इसमें कोई विशेष समझाने की जरूरत नहीं है, ये रटने वाला या समझने वाला है, जिसको समझ में आता है अच्छा है, नहीं तो रट्टा मार लें। किसी भी तरह आपको जैसे दिमाग में बैठता है वैसे आप लोग याद कर ले। चलिए 81 में क्या करें, SF1 का उपयोग किसके लिए किया जाता है। SF1 का उपयोग तो SF1 का निलंबन के लिए प्रयोग किया जाता है। और SF2 का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो माना गया निलंबन, मतलब कहीं देता है माना गया निलंबन, कहीं ऑप्शन में मिलेगा समझा गया निलंबन, ठीक है। तो यह माना गया निलंबन जो है डिमेट सस्पेंशन है, ये जो है सबसे अधिक या क्वेश्चन जितने भी SF है SF1 से लेकर 11 तक, उसमें जो है आपको SF मतलब कि 1 मतलब निलंबन वाला, उसके बाद में SF2 जो है डिमेट सस्पेंशन माना गया निलंबन, और SF5 सबसे बड़ी शास्त्री, यह 3 SF जो है सबसे अधिक पूछा जाता है। 1, 2 और 5 सबसे अधिक पूछा जाता है। उसके बाद SF 11 वाला पूछा जाता है, छोटी शास्त्री वाला, ठीक है ना। इसलिए ये 4 जो SF है 1, 2, 5 और 11 एकदम रट लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन SF3 में क्या होता है, तो यह निलंबन जो है, चलिए पहले इसको 2 के बारे में बता दूं। माना गया निलंबन, मान लेते हैं कि कोई आप गलती किए हैं और जो है पुलिस आपको पकड़ लेता है और आपको जेल में बंद कर देता है। तो फिर से मैं बता दूं SF2 के बारे में। SF2 का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो माना गया निलंबन या समझा गया निलंबन। मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति को पुलिस प्रशासन जिस तारीख से, अगर आप गलती किए हैं, जिस तारीख से पुलिस प्रशासन आपको कस्टडी में रखा है या जेल में बंद किया है, उस दिन से अगर रेलवे प्रशासन को अगर पता चलता है कि पुराने तारीख से आप जेल में बंद है, तो उस दिन से वह आपको SF मतलब दंड माना जाएगा और उसके लिए आपको SF2 का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन SF3 में क्या कर रहा है, SF3 का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो निर्वाह भत्ते की स्वीकृति के लिए। मान लेते हैं कि आपको SF5 दिया गया है, आपको जो है मतलब कि जो जिसको SF5 दिया जाता है तो उसके मतलब कि वेतन को मतलब 50% ही उसको वेतन दिया जाता है, ठीक है ना, वेतन की कटौती कर दिया जाता है। तो आपने निर्वाह भत्ते के लिए आपको मतलब कि आप बेरोजगारी को दर्शाने के लिए या अपने खान पान या जो भी जाएगा अपने खर्च के लिए जो भी है, मतलब निर्वाह भत्ते के लिए जो मतलब जो मांग करता है वह SF3 का प्रयोग करके ही मांग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 में क्या कर रहा है कि SF4 का उपयोग किसके लिए किया जाता है, निलंबन से बहाली, ठीक है, निलंबन से बहाली। कहीं कहीं आपको ऑप्शन में आ जाएगा निलंबन वापिस लेना, ठीक है, ऑप्शन में रहेगा निलंबन वापिस लेना मतलब वापस लेना। तो कहने का तात्पर्य है कि निलंबन से जब वापस आदमी लेता है मतलब कि आपका निलंबित खत्म होता है, तो उस वक्त SF4 का प्रयोग किया जाता है। SF5 का प्रयोग बड़ी शास्त्री के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी सबसे बड़ी शास्त्री जो है SF5 में है। इसमें जो है आपका सर्विस जा भी सकता है, नौकरी जा भी सकती है, ठीक है ना। इसमें आपका इंक्रीमेंट रोक दिया जाता है, आपको क्वार्टर से निकाला जा सकता है 4 महीना के लिए। यह सबसे बड़ी शास्त्री होता है SF5, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 में क्या करता है, 6 का उपयोग किसके लिए किया जाता है। SF6 का उपयोग दस्तावेज के निरीक्षण की अनुमति नहीं देने का आदेश, मतलब जो भी आप दस्तावेज जो आप जमा किए हैं या प्रशासन के द्वारा जो भी दस्तावेज इकट्ठा किया गया है, उस दस्तावेज के निरीक्षण की अनुमति नहीं दिया जा सकता। किसके अनुसार, SF6 के अनुसार, ठीक है ना, SF6 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन SF7 में क्या कर रहा है कि इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो जांच अधिकारी की नियुक्ति के लिए। सबसे अधिक देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जांच अधिकारी की नियुक्ति के लिए किस मानक धर्म का प्रयोग किया जाता है, SF7 का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि SF8 का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो प्रस्तुति अधिकारी की नियुक्ति के लिए। क्वेश्चन में पूछता है प्रस्तुति अधिकारी की नियुक्ति करने के लिए किस SF का प्रयोग किया जाता है, तो SF8 का प्रयोग किया जाता है। और संयुक्त कार्यवाही के आदेश के लिए किस मानक धर्म का प्रयोग किया जाता है, तो SF10 का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। किसी भी तरह क्वेश्चन पूछ सकता है। SF10 का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो संयुक्त कार्यवाही के लिए, और इसको भी क्वेश्चन बनाया जाता है। सबसे अधिक इसी को क्वेश्चन बनाया जाता है कि संयुक्त कार्यवाही का आदेश जारी करने के लिए किस मानक धर्म का प्रयोग किया जाता है, तो SF10 का प्रयोग किया जाता है। 90 में क्या कह रहा है कि SF10 का उपयोग किसके लिए, 10 का ए किसके लिए किया है, तो संयुक्त कार्यवाही में जांच अधिकारी की नियुक्ति
देखिए संयुक्त कार्यवाही के लिए सिर्फ 10 का प्रयोग किया जाता है। आपने यहाँ पर देखा कि संयुक्त कार्यवाही के लिए सिर्फ 10 का प्रयोग किया जाता है और संयुक्त कार्यवाही की जांच अधिकारी की नियुक्ति के लिए 10 का 1 का प्रयोग किया जाता है। और 10 के 20 का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो संयुक्त कार्यवाही में प्रस्तुति अधिकारी की नियुक्ति करने के लिए, संयुक्त कार्यवाही में प्रस्तुति अधिकारी की नियुक्ति के लिए। ठीक है, आप क्वेश्चन में जो है अंतर को समझिए। संयुक्त कार्यवाही में प्रस्तुति अधिकारी की नियुक्ति के लिए, और यहाँ पर क्या था कि जांच अधिकारी की नियुक्ति के लिए 10 के ए में, और बी में क्या है? प्रस्तुति अधिकारी की नियुक्ति के लिए। ठीक है, और 12वें नंबर में चेतावनी किस प्रकार का दंड है? ये भी बहुत क्वेश्चन पूछता है सबसे अधिक। चेतावनी जो है किस प्रकार का दंड है? तो चेतावनी कोई दंड नहीं है, यह एक प्रशासनिक प्रक्रिया है। अगर आप छोटी मोटी कोई गलती कर देते हैं तो आपको चेतावनी दिया जाता है। मौखिक नहीं दिया जाता, वो भी लिखित ही दिया जाता है। चेतावनी दिया जाता है कि आप इस तरह का गलती नहीं करेंगे, नहीं तो कोई ना कोई स्टैंडर्ड फॉर्म आपको दे दिया जाएगा। ठीक है ना, तो यह कोई दंड नहीं है, यह एक प्रशासनिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वह अधिकारी जिसे किसी कर्मचारी को उसकी सेवा या पद पर नियुक्त करने का अधिकार है, उसे क्या कहते हैं? उसे नियुक्ति पदाधिकारी कहते हैं। ये तो एकदम स्पष्ट है कि जिनको सेवा या पद पर नियुक्त करने का अधिकार है उसे हम नियुक्ति पदाधिकारी कहेंगे। एकदम सीधा सीधी क्वेश्चन है, इसमें कोई विशेष समझने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 94 में क्या कह रहा है कि अनुशासनिक पदाधिकारी जिस अधिकारी को अनुशासनिक कार्यवाही में जांच करने के लिए नामित करे उसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो एकदम सीधा है कि जो जांच करने के लिए नामित किया जाएगा उसे हम जांच अधिकारी कहेंगे। ये सीधी सी बात है, इसमें कोई विशेष समझाने और समझने की जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 95 में क्या कह रहा है कि नियम 14 के तहत कितने ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें अनुशासन अपील नियम 9 से 13 में उल्लेखित कार्यवाही का पालन करना आवश्यक नहीं है होता है और जांच प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी जो है, इसमें सबसे अधिक कंफ्यूज लोग करते हैं। ठीक है, इसमें कई जो है इसके सब अलग अलग क्वेश्चन ऊपर मिला था, आपने देखा। ठीक है ना, अब तीनों सभी जो है एक साथ जोड़ दिया, 9 से लेकर 13, नियम 9 से लेकर 13। नियम 9 में ऐसे 5 का प्रावधान है, आप जान ही रहे हैं। तो नियम 9 से 13 के उल्लेखित कार्यवाही का पालन करना आवश्यक जब नहीं होता है, उसका देखिए हम मेन पॉइंट इसको याद करना है कि पालन करना आवश्यक जब नहीं होता है और जांच प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती है, उस स्थिति में मतलब ऐसी 3 स्थितियां हैं, किसमें? 14 का 1, 14 के 2, 14 के 3। याद रखिएगा इसको अच्छे से समझ कर, जैसे भी हो रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस नियम के तहत जब अनुशासनिक प्राधिकारी संतुष्ट हो कि जांच करना युक्त जो है एक व्यवहारिक नहीं है तो लिखित में कारण रिकॉर्ड का जांच नहीं करने का आदेश दे सकता है। किस नियम के तहत? तो नियम 14 के 2 के तहत। देखिए यहाँ पर 2 है, 2 का यहाँ पर आपके सामने आ गया। ठीक है ना, ये देखिए सब दोनों से दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, इसको जो है आप जरूर कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना, ऊपर जो है ऐसे पर आप लोगों को याद हो जाता है लेकिन नियम जल्दी याद नहीं हो पाता है। ठीक है ना, हम नियम वाला जैसे इसके बारे में वीडियो बनाऊंगा और जो भाई पीडीएफ भी मैं भेज दूंगा। ठीक है ना, चलिए 97 में क्या करें, किस नियम के तहत जब राष्ट्रपति संतुष्ट हो कि राज्य की सुरक्षा के हित में यह यथोचित नहीं है, मतलब उचित नहीं है, राष्ट्रपति जब ये समझ जाते हैं तो कह रहा है कि नियम के अनुसार जांच, मतलब किस नियम के अनुसार जांच की जाए तो जांच प्रक्रिया नहीं अपनाई जाएगी। तो 14 के 3। देखिए इसको अच्छा से समझिएगा, समझ करके बार बार रिपीट करके समझ करके इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नियम के तहत यदि कर्मचारी के आचरण के आधार पर फौजदारी के आरोप में उसे सजा हो गई हो तो ऐसे मामलों में कर्मचारी को कारण बताओ नोटिस दिया जाता है कि क्या कारण था कि आपको फौजदारी का मतलब केस चल रहा है, उसके जवाब पर विचार कर उसे पद से हटाया बर्खास्त करने का निर्णय लिया जाता है। पुनः जांच करना आवश्यक नहीं होता है, किस नियम के तहत? नियम 14 के 1। अभी आपने ऊपर पढ़ा कि 9 से लेकर के 13 तक ले कौन सा नियम अपनाया जाएगा, तो 14 से लेकर के 14 के 1, 2, 3 और उसी का देखिए अलग अलग दे दिया। ठीक है ना, तो इसको अलग अलग पूरा समझ करके कॉपी में नोट कर लेंगे। ठीक है, ये तो आप समझ ही गए कि मान लेते हैं कि इसी नियम के तहत कह रहा है कि आचरण के आधार पर फौजदारी केस चल रहा है, तो उसमें आपको कहा जाता है कि कारण बताओ, क्या कारण था, यहाँ पर कारण बताओ, नोटिस दिया जाता है और उसके जवाब में आपको विचार किया जाता है। फिर आपको जैसे आप मतलब की गलती की होंगे उस हिसाब से आपको हटाया बर्खास्त करने का निर्णय लिया जाता है। और क्या कहा कि पुनः जांच करना आवश्यक नहीं होता है। और प्रशासन कहाँ कितना जांच करेगा, उस स्थिति में आपको जांच नहीं होता है, आपको डायरेक्ट जो भी सजा है सुना दिया जाता है। तो किस नियम के तहत? नियम 14 के 1 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 में क्या कह रहा है कि दीर्घ दंडारोपण की प्रक्रिया तो किस मानक फर्म का प्रयोग किया जाता है? आप तो जानते हैं कि दीर्घ दंडारोपण के लिए से 5 का प्रयोग किया जाता है, इसको हम लोग मेजर पेनल्टी कहते हैं। ये सबसे बड़ी शास्ति है, मतलब दीर्घ दंडारोपण है। 100 नंबर में क्या कह रहा है कि जांच रिपोर्ट पर कार्यवाही D&AR के किस नियम के तहत किया जाता है? तो नियम 10 के तहत किया जाता है। जांच रिपोर्ट की कार्यवाही याद रखिएगा, जांच रिपोर्ट की कार्यवाही जो है किस D&AR के किस नियम के तहत किया जाता है? तो नियम 10 के तहत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन है अभी
क्वेश्चन नंबर 101 में क्या करेंगे, दीर्घ दंडारोपण की जांच प्रक्रिया किस नियम के तहत अपनाई जाती है। दीर्घ दंडारोपण की जांच मैंने ऊपर भी मैंने पढ़ा है कि SF5 जो है नियम 9 के तहत जो है दिया जाता है दीर्घ दंडारोपण बड़ी शास्त्री। 2 नंबर में क्या है कि B&AR के किस नियम में अनुशासनिक प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए सक्षम पदाधिकारी को बताया गया है। ठीक है, अनुशासनिक प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए ध्यान देने जो बात है कि प्रारंभ करने के लिए कौन मतलब कि सक्षम पदाधिकारी को बताया गया किस नियम के तहत, तो नियम 8 के तहत। 3 में क्या कह रहा है कि अनुशासन एवं अपील नियमावली संवर्षक के किस नियम में नाम एवं प्रभावी होने की तिथि बताई गई है। सबसे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन पूछता है कि किस नियम के तहत नाम एवं प्रभावी होने की तिथि बताई गई है, तो नियम 1 में SF नहीं है मेरे भैया, यह नियम 1 है। SF1 में जो है निलंबन का प्रावधान है। ठीक है, और SF11 में छोटी शास्त्रीय प्रावधान है, लेकिन यहाँ पर नियम है। नियम 1 में जो है क्या कह रहा है कि नाम एवं प्रभावी होने की तिथि बताई गई है नियम 1 में, आप समझ सकते हैं। ठीक है ना, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसको प्रत्येक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो भाई कर्मचारी LDC की तैयारी कर रहे हैं और नहीं भी कर रहे हैं सभी के लिए है, जानना जरूरी है। इसलिए इस वीडियो को सब जगह आप शेयर कर दें, यही आप लोगों से मतलब उम्मीद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में कहा D&AR के किस नियम के अनुसार भारत के राष्ट्रपति सर्वोच्च अनुशासनिक पदाधिकारी है। राष्ट्रपति से कोई बड़े पदाधिकारी नहीं है, तो किस नियम के तहत, नियम मतलब 7 के तहत। अभी आपने ऊपर पढ़ा कि भारत के राष्ट्रपति सर्वोच्च पदाधिकारी होते हैं और वो किस नियम के तहत जो है दंड जो है माफ कर सकते हैं, तो जो है 31 अभी आपने पढ़ा कि नियम 31 के तहत जो है दंड को माफ जो है कर सकते हैं, या नियम 31 के तहत आप राष्ट्रपति को अपील कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि D&AR के किस नियम के अनुसार भारत के राष्ट्रपति सर्वोच्च अनुशासनिक पदाधिकारी, किस नियम के तहत मतलब सबसे बड़ा अधिकारी है, तो नियम 7। नियम 7 अनुशासनिक पदाधिकारी से संबंधित है। नियम 7 जो है अनुशासनिक क्या कह रहा है, नोट में दिया कि नियम 7 जो है अनुशासनिक पदाधिकारी से संबंधित है। ठीक है ना, ये जो है याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट में 5 में क्या करेंगे, D&AR नियम 4 और 5 का संबंध किससे है। नियम है भैया, नियम 4 वैसे तो नहीं है, नियम 4 और 5 किससे संबंधित है, तो निलंबन से संबंधित है। ये भी क्वेश्चन उल्ट कर आ जाएगा कि निलंबन जो है D&AR के निलंबन जो है किस नियम से संबंधित है, तो नियम 4 और 5 से संबंधित है। 6 नंबर में क्या कर रहा है कि D&AR के किस नियम में नियुक्ति पदाधिकारी को परिभाषित किया गया है। नियुक्ति पदाधिकारी का परिभाषा जो है किस नियम में दिया गया है, तो नियम 2 में दिया गया। ठीक है, नियम 2 में दिया गया है। जहां तक जो है विश्वास है कि आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे। यहाँ जो है क्वेश्चन लास्ट हो जाता है। 106 क्वेश्चन था टोटल, जो D&AR का या पार्ट 2 है। पार्ट 1 भी जाकर के प्ले लिस्ट में आप लोग देख सकते हैं, नीचे दिया हुआ है, या वीडियो में जाकर देख सकते हैं मेरे चैनल पर, उसमें भी पूरा डिटेल में मैंने बताया है। और जिन भाई LDC JEE AWM की तैयारी कर रहे हैं और उनको जो है बेहतर से बेहतर तैयारी के लिए PDF की अगर आवश्यकता है, तो मेरे कॉन्टेक्ट नंबर जो है 96 93 57 14, इस पर आप कॉन्टेक्ट करके आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और इस यह जो है जब नंबर सेव करेंगे तो इस पर WhatsApp नंबर पर जो फोटो जो लगा है उसको जो है पहले ध्यान से पढ़ लेंगे कि कौन कौन सा PDF हमारे योग्य है, कौन कौन सा PDF हमारे योग्य नहीं है। कोई ऐसी कोई मतलब कि कैरिज में है, कोई वैगन में है, कोई कैरिज वैगन दोनों पढ़ना चाहता है, तो डिटेल पहले पढ़ लेंगे कौन कौन सा। उसमें 40 टॉपिक दिया गया है, उस 40 टॉपिक में कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है। इसे तो कुल PDF जो है लगभग 70-80 के आसपास है। आपकी PDF जो है बन रहा है, टाइपिंग चल रहा है। जो भाई PDF ले लेते हैं उनको टाइपिंग जैसे जैसे होता जाएगा PDF उनको जाते रहेगा लाइफ टाइम, जब तक उनका एग्जाम नहीं हो जाता है, और उनके लिए टेस्ट सीरीज जो है फ्री हो जाता है जो भाई PDF ले लेते हैं। ठीक है, और LDC JEE AWM के लिए मौखिक रूप से मैं बता दूं शॉर्ट में, उन लोगों को ALHB ICF डेमो मेमो वैगन का जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी टॉपिक है, सभी टॉपिक का यहाँ से PDF प्रोवाइड कराया जाता है, दिया जाता है। और ITI से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फीटर वेल्डर मशीनिस्ट टर्नर, उस सभी से सबसे अधिक मशीनिस्ट के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सेफर मशीन, स्लोटर मशीन, प्लेनर मशीन, ड्रिल मशीन, ये सभी से क्वेश्चन पूछा जाता है और सभी का क्वेश्चन का यहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, बेल्डर का भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। बेल्डर का मैं वीडियो भी 2-4 में बना दिया हूँ, उसको भी आप लोग जाकर के आप देख सकते हैं। चलिए मैं वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। यहाँ तक अगर वीडियो में आप बने हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, यही आप लोगों से उम्मीद करते हैं। मैं इतना मेहनत से मैं बनाता हूँ, आप लोगों को केवल लाइक शेयर ही तो करना है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।